एक साजिश घड़ी गई जिसके तहत पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पे लगाया गया और रियासत के मफाद पे अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई। कि असद मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जिसने पाकिस्तान को एक साइबर लेटर लिखा था, वो जो 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी आया, उसने उसकी तस्दीक भी कर ली। 3 मरतबा वो अदालत के सामने भी पेश हुआ, 3 मरतबा भी उसने यहाँ भी अदालत के सामने उसको एडमिट कर लिया। उन्हीं की सजेशन पे डीमार्च करवाया गया था, प्रोटेस्ट करवाया गया था, ये होड़ किया गया था कि इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। कल जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। और उसके आने के 1 दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया था। इसकी सारी कंटेंट्स अवेलेबल है, कल की एविडेंस ये बिल्कुल सरासर झूठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बानी पीटीआई और उनकी जमात इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से तहकीकात का मुतालबा कर रही है और आलमी इदारों से आवाज़ बुलंद करने की अपील कर रही है। खुद बानी पीटीआई ने गुज़श्ता माह अमरीका से मुबैना धांधली पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा किया था। इसके साथ साथ वो एक तवील अरसे से ये इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में अमरीका का किरदार है। कल इन्हीं दोनों इशूज़ पर अमरीकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी में एक समाअत हुई। उसमें पीटीआई के इल्ज़ामात का हदफ बनने वाले अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू पेश हुए और मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का साजिश के हवाले से इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से धांधली के ज़िम्मेदारों का एहतसाब करें। इस पर पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू सच्चा है तो बानी पीटीआई पर मुकदमा झूठा है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने तो बानी पीटीआई को साइफर केस से बरी करने वाला बयान दिया है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारक ने यह कहा कि अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू के बयान के बाद आज बानी पीटीआई के बयानिए का तिया पांचा हो गया और वो सर्टिफाइड झूठे साबित हुए। सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाया गया। नाज़रीन, क्या डोनाल्ड लू के बयान के सियासी और सफारती असरात होंगे? हुकूमत और पीटीआई दोनों की तरफ से इस बयान की अपनी अपनी तशरीह की जा रही है, तो इनमें से दुरुस्त कौन है, इस तमाम पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि दोनों तरफ से ज़ाहिर रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया, हुकूमत भी दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आया। अब ये अपनी अपनी इनकी तशरीह है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त, और ये जो बयान महज रस्मी कार्रवाई या सियासी और सफारती असरात होंगे, आप समझते हैं? अच्छा, मौक़िफ़ तो दोनों का दुरुस्त है, दुआ गलत कोई भी नहीं कह रहा। डोनाल्ड लू ने जो सच बोला है, ज़ाहिर हम कह रहे हैं इमरान खान साहब झूठ बोल रहे थे इस हवाले से। वो डिमार्च जो किया गया 2 दफ़ा, वो भी छोड़ दें, सारी अपनी जगह चीज़ें हैं। डोनाल्ड लू ने नो डाउट सच बोला है, उन्होंने अमरीकी रियासत का सच बोला है। ये भी सबको पता है कि अमरीका हुकूमतें गिराता भी है, बनवाता भी है, ये भी सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। असल चीज़ ये है कि ये हेयरिंग होना और ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है इस चीज़ की, ये नॉर्मली ये कम होता है इस तरह से कि कोई अगर लीडर इल्ज़ाम लगा दे और वो लीडर जेल में बैठा हो और इसके बावजूद उसको बुलाया जाए कमेटी में और बात की जाए उनसे, डोनाल्ड लू साहब से, तो ये एक इट्सेल्फ अपने आप में ये बड़ी बात है कि डोनाल्ड लू साहब का। और ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अब देखें ना, ओवरऑल उस सब जो कार्रवाई हुई है कल, उसको आप देखें। डोनाल्ड लू का बयान तो एक तरफ है ना, उसके बाद वहाँ जो गुफ्तगू हुई है वो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसमें हमारी अदलिया के हवाले से भी बात हुई, हमारी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई, हमारी इंसानी हुकूक की सूरत हाल के हवाले से बात हुई, इलेक्शन के मशकूक होने के हवाले से बात हुई। और मतलब ये डोनाल्ड लू ने कहा कि चूँकि वो इतने ज़्यादा इन्होंने ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और इसके बावजूद वहाँ से ये मॉनिटर किया जाता रहेगा कि जो तहकीकात हो रही है इलेक्शन के हवाले से वो किस लेवल की है। होता वही है ना, जब रिजीम अगर वहाँ भी चेंज हो गई तो फिर सिचुएशन ये नहीं रहेगी जो आ जाए। जो बाइडन अगर तो ये दोबारा आ जाती है इनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेट्स की, फिर तो सिचुएशन डिफरेंट है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं होती
चेंज होती है चीज़ें तो फिर जाहिर है वो रियासत का बयानिया मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उसमें चेंज ज़रूर आता है। जाहिर है उस हवाले से फिर वो हो सकता है किसी और तरीके से और ज़्यादा शिद्दत के साथ ये मुतालबा किया जाए कि हाँ जी इसकी आप तहकीकात क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि यहाँ तक बात हुई कि अमरीकी सफ़ीर को जाना चाहिए जेल के अंदर और जाके पूछना चाहिए इमरान खान साहब से कि उनका फेयर ट्रायल मिला है ना, जो भी मामला। तो इसको मतलब ये हम नहीं कह सकते कि कल जो हो गया बस वो वन टाइम अफेयर था वो ख़त्म हो गया, इसके असरात रहेंगे और भुगतना भी पड़ेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक ज़िमनी सवाल, ये क्या फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है जिस तरह की बातचीत वहाँ हुई? बिल्कुल मुदाखलत है, लेकिन हम इसे मुदाखलत समझते नहीं है ना। हमें तो यही लगता है ना कि अमेरिका, चूँकि अमेरिका बहादुर जब कुछ कर रहा है हम देख भी उसी तरफ रहे होते हैं। मतलब इमरान खान साहब भी ये पहले कह के जी अमेरिका ने साजिश करके मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी अमेरिका से ही मदद भी तलब करते हैं ना कि जी इलेक्शन की शफाफ वो तहकीकात कराई जाए और जो मामला चल रहे हैं। तो बेसिकली एक तो आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, एक दुआ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी बिल्कुल होता है हुकूमतों में, मुल्कों में, और स्पेशली अमेरिका तो आपको पता है ना वो हर मुल्क का हमसाया है, वो तो जहां दिल करता है वो जमहूरियत कायम करने के लिए चल पड़ते हैं। इसलिए बहरहाल इसके असरात होंगे, और ये हमारे लिए भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी रियासत के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, मतलब स्पेशली अदलिया के आपको पता है पहले ही बहुत बदनामी हुई भी है। तो कोशिश अगरचे हर दौर का चीफ जस्टिस हमें यही बताता है कि मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कितने तेज़ी से इन्होंने कितने मुकदमात ख़त्म कर दिए। हर आने वाला चीफ जस्टिस यही कह रहा होता है कि ये जो अंबार है मैंने ख़त्म करना है और अपना इमेज बेहतर बनाना है, लेकिन उसके जाने के बाद पता चलता है कि उसका इमेज कितना बेहतर हुआ। अभी पिछले चीफ जस्टिसों का तो हम वो देख रहे हैं ना जो मामलात हुए हैं। अब ये जब जाएंगे फिर हम देखेंगे कि ये क्या करके गए। हाफिज ताहिर साहब हैं हमारे साथ? जी हाफिज ताहिर साहब, क्या आप समझते हैं ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, जिस तरह से चले साइफर को अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद उन्होंने उसको जवाब दिया, बाकी जिन मामलात खासतौर पर इलेक्शन से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक, दीगर मामलात पर भी यहाँ डिस्कशन हुई इस समात के दौरान, क्या आप समझते हैं कि ये फिर मुदाखलत है? और दूसरा जो हमारा बुनियादी सवाल है, ये महज रस्मी कार्रवाई समझा जाए या इस बयान के जो डोनाल्ड लू ने वहाँ पर दिया पाकिस्तान से मुतल्लिक जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, सियासी और सफारती असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मुझे तो कल से जो है ना बतौर पाकिस्तानी मैं शर्मिंदा भी हूँ और सोच भी रहा हूँ कि हम किस सतह पे जाके खड़े हो गए हैं। एक जमात बगले में जा रही है, खुशी का इजहार कर रही है कि जी देखें उन्होंने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। दूसरी जमात कह रही है देखें जी उन्होंने इमरान खान साहब को झूठा कह दिया। खैर किसी के लिए वहां से नहीं आई और हम इस पे खुश हैं कि उसको नीचे गिरा दिया, उसको नीचे गिरा दिया, वो झूठा कहलाया, वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए। और भाई खुदा का वास्ता है, जब आपका तारुफ होता है तो आपका तारुफ पाकिस्तानी के तौर पे होता है। आपका तारुफ कोई इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी साहब के नाम से नहीं होता बाहर दुनिया के अंदर। आपका एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसको चोर कहा गया, एक प्राइम मिनिस्टर झूठा, आपका निजाम जो है इलेक्शन कमीशन अदलिया उस पर सवालिया निशान। खुशी किस बात की मना रहे हैं हम, किस बात के हम ढोल बजा रहे हैं? बतौर पाकिस्तानी अगर आप कटहरे खड़े हों तो आपके लिए तो सुबकी है। यानी आपने एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया, उसको वो कह रहा है वो झूठा था। आपका एक इलेक्शन हुआ, वो कहता है कि इनका इलेक्शन कमीशन ने सही इलेक्शन नहीं किया, इनकी अदलिया के निजाम में ये है। फिर वो कहता है कि जनाब ईरान के साथ मामला हम नहीं करने देंगे। सोचना तो ये चाहिए था कि मुल्क की तमाम जमातें कल ये स्टेटमेंट देती कि भाई ये ईरान से मामला हो या बाकी मामला हो, ये हमारे अंदरूनी मामला हैं। इलेक्शन के मामला तो ये हमारे अंदरूनी मामला हैं। लेकिन हम एक दूसरे हम कह रहे हैं वाह जी वाह, एक कह रहा है डोनाल्ड लू जिंदाबाद इसलिए कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को झूठा कहा, दूसरा कह रहा है डोनाल्ड लू जिंदाबाद इसलिए कि उसने इलेक्शन को जो है ऐसी तैसी फेरी है। इस सतह पे हम आ चुके हैं और ये हमारी सतह बन चुकी है। इस पर अल्लाह ताला ही हमें हिदायत दे दे तो दे दे, हालात कोई नहीं है। आपके अपने मुल्क के हालात क्या है, आपके माशी हालात क्या है? आज एक तस्वीर आई है, मैं तो उस पर
समझता हूँ कि आज ये जो 4 वज़राए आला और वज़ीर आज़म की तस्वीर आई है, ये एक आम आदमी के लिए इसलिए खुशी की खबर हो सकती है कि अल्लाह करे ये मिल बैठे। ये मुल्क आपकी मुआशी सूरत हाल क्या है, आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है, आपको दुनिया में कोई आपके साथ मामलात जो है वो सीधे करने को तैयार नहीं हो रहा है। IMF के पास आप जा रहे हैं, आपको अभी महंगी करनी है, यानी कोई एक मसला नहीं है आपका, और हम इस पे खुश हैं। और किस बात पे खुश है कि वो कह रहा है वो उसको उसने झूठा कहा, वो कह रहा है उसने उसको गंदा कहा, और दोनों ही पाकिस्तानी है। कुछ अल्लाह का खौफ कर लें, कुछ अपने मुल्क की कोई हया शर्म कर लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इसी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान था, इसी मुल्क का वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ था, इसी मुल्क का सदर आसफ अली जरदारी था। ये इलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की होगी, लेकिन ये हमारा दाखिली मामला है, ये हमारे अंदरूनी मामला है, ये हमारा दाखिली मामला है। मुमकिन है चीफ जस्टिस साहब से हमें 50 चीजों में इख्तलाफ हो, ठीक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको खुली छुट्टी है कि वो जो खराबी है उसको ठीक ही ना करे, अदलिया में जो खराबी है वो ठीक ना हो, लेकिन ये हमारे दाखिली मसाइल हैं। अगर हमने इस तरह ढोल एक दूसरे की इज्जतों को उछाल के बजाने हैं तो फिर मैं तो ये कहूंगा अल्लाह ही है हमारे ऊपर रहमो करम कर दे। और रमजान का महीना है, अल्लाह से दुआ किया करें। हाफिज साहब आप बाजमात दुआ करें, और स्पेशली वहां जाके जरूर दुआ किया करें। तो वहाँ भी दुआ करते हैं जी, यहाँ भी दुआ करते हैं। अभी देखिए हमारे सिपा सलार गए थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, उनके दौरे के भी मुस्बत असरात आएंगे, लेकिन ये मुस्बत असरात कब तक जो है वो सिपा सलार जाएगा, जाके बात करेगा, मामला ठीक करेगा, फिर 6 महीने बाद यही होगा। तो खुदा के लिए अपने मुल्क के अंदर आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज आपको चाहिए और वो है कि इरादा, और एक दूसरे की ऐसी तैसी फेरने की बजाय मुल्क और कौम का सोचें, उन लोगों का सोचें जिनके घर में एक वक्त शहरी पकती है तो अफ्तारी नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अपने अपने मफादात के लिए अमेरिका के साथ भी पहले अमेरिका के खिलाफ बात करते थे, वोट लेते थे। अब अगर अमेरिका ने किसी के हक में बात किया है, सब जमातों की बात है, अता तारर साहब खुश हो रहे हैं, बाबर अवान साहब भी खुश हो रहे हैं, तो ये फिर मतलब जब अपने मफादात आते हैं तो फिर कोई वो पाक अमेरिका जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी ये भूल जाते हैं। आमिर साहब, आपके ख्याल में ये जो अपनी अपनी तशरीहें आ रही हैं, किसका मौक़िफ़ आप दुरुस्त समझते हैं? क्या असरात क्या होंगे इस बयान के? महज ये रस्मी कार्रवाई है या सियासी सफारती असरात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुई, ये 91 में भी हुई, 2008 में भी हुई। मुख्तलिफ मौक़ों पे पाकिस्तान के हवाले से इलेक्शंस के बाद इस तरह की हेयरिंग्स होती रही हैं। इस दफ़ा चूँकि जो चैम्पियन थे अमेरिका के ख़िलाफ़, जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, वो $25,000 लोगों को दे के लॉबिंग फर्म हायर कर रहे थे, और उन सब ने इसे नुक्ते अरूज पे पहुँचाया कि जनाब देखें हमारी शिकायत पे वहाँ हेयरिंग होने लगी है। अब जब वहाँ हेयरिंग हुई है और वो मतलूबा नताइज नहीं आए तो फिर सारे अपने अपने नताइज लेके खड़े हैं। अता तारर साहब की भी आपने बता दी और इनकी भी बता दी। इशू ये था ही नहीं, देखे ना, वो कह रहे थे खान साहब के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है, और जो डिमार्च किया गया था वो था कि मदाखलत हुई है। ये लफ्ज़ का फ़र्क है, सिफारती सतह पे इसी तरह ही बात होती है, और यही बात उसने तरदीद की कि हमने कोई साजिश नहीं की। अब इसके अंदर हम ढूंढते रहें, उसने ये नहीं कहा। वहाँ पे जिन लोगों ने इमरान खान की बात की वो लोग हैं जो गज़ा में इसराइली बमबारी की हमायत करते हैं। वो सारे के सारे वही लोग इंसानी हकूक़ के चैंपियन हमारे लिए बने हुए थे, जो मुसलमानों के ऊपर कारपेट बमबारी हो रही है उसके खिलाफ बात नहीं करने देते। वहाँ ये लोग थे इनके हमायती। हम किसके इंसानी हकूक़ जाने? बात वही है कि जी हमें अपने हकूक़ के लिए आपस में बात करनी होगी। अमेरिका चले गए, ठीक है, ज़ाहिर है सारे भागते हैं, किसी को भी आप तखसीस न दें, तो सब ने अपने अपने मतलब ही लिए ना। अभी अयाज साहब कह रहे थे चीफ जस्टिस, अब आज देखें, आज एक चीफ जस्टिस ने, साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं, उनका फैसला था अताउल्लाह कासमी, फवाद हसन फवाद और परवेज रशीद का, यानी जो इश्तिहार चला नहीं, अज्यूम हुआ, उस सारे का खर्चा डाल के 18 करोड़ रुपए तुम दे दो। चूंकि मर्जी मेरी नहीं थी और मुझे MDTV की तकर्री थी और चेयरमैन PTV पे घुस गए, वो पूरा फैसला उड़ा दिया। अब तो इस नए फैसले के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोगों की इज्जत के साथ 184(3) में किस तरह खेल सकते हैं जी। ये होना चाहिए। यहाँ के मसाइल हैं,
यहां इंसानी हकूक नहीं मिल रहे, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि हाँ जी हम क्या कर रहे हैं। हमने अपने दौरे इक़्तिदार में लोगों के ऊपर कैमरे लगवाए थे, जब सिर्फ ना सिर्फ जेल में डलवा रहे थे, तो आज हमें जेल नजर आ रही है। आज जेल का खर्चा भी आ गया कि जी 5.5 लाख रुपए महीने की खुराक है खान साहब की अकेले की, जो बर्दाश्त की जा रही है, पंजाब गवर्नमेंट ही पे कर रही है ना। तो कैदी भी हैं, खर्चे भी हैं और वसाइल भी दिए गए हैं। असल इशू यह है कि क्या ये बातें हम पार्लियामेंट में जाके नहीं कर सकते? आप अगर ये समझ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ये जोम हो गया है कि 8 फरवरी के वोटों के बाद हम इनकलाब लाएंगे, भाई हम पहले भी कहते थे आप इनकलाब लाएं, फिर ले आए और लोगों को ला दें और जत्थे लगाएं और लड़ा लें, यही हो सकता है ना। या ये है कि जो लोग आपके आगे, आज आपका चीफ मिनिस्टर आया है SIFC में और उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं, इन्वेस्टमेंट में हमारा शेयर हो, जवाब मिला कि जी हर सूबे को जहां इन्वेस्टमेंट होगी शेयर ही उसका होगा। ये इसलिए नहीं हो रहा कि विफाक खा जाएगा, जाहिर है जहां पे काम होना है जॉब भी वहीं होनी है, ड्रिलिंग भी वहीं होनी है, काम भी वहीं होना है। तो अच्छी बात है वो जो तस्वीर हो या मुलाकात हो, आप पॉलिटिकल अपना, उन्होंने कल डेरा इस्माइल खान में कहा ना जी, ठीक है, वो कोई मतलब वो मरियम नवाज पे भी बरसे, उन्होंने ईंट उठा के सर में मारने की भी बात की, वो पॉलिटिकल बयानिया है। और एक बयानिया वो है जो पाकिस्तान के लिए है। असल इशू ये है कि हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि दुनिया हमें देख रही है कि यार कभी तो बंदे बनो, आपस में बैठो, बात करो कोई मसाइल पे, यही बात बयानिया हमारा होना चाहिए। नहीं है तो ठीक है, अपनी अपनी राग लापते रहे। नवीद साहब अच्छा दुआ देखें, कल जो US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने जो टेस्टिमनी दी, जो हेयरिंग के दौरान उन्होंने बात की और ये कहा कि जी जो भी वो साइफर का जो भी एक साजिश थी, वो कोई साजिश नहीं थी, वो एक झूठ था। तो हमारे यहाँ बड़े खुशियाँ मनाई गई, गवर्नमेंट की साइड से स्पेशली जो है वो बड़ी खुशियाँ मनाई गई। लेकिन क्या अमेरिका का ये दस्तूर नहीं रहा, क्या उनकी ये रविश नहीं रही, क्या उनकी ये रीत नहीं रही? आप देखें 2016 में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान, सर्द जंग के दौरान 72 मुल्कों में गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश की है, किसी में कामयाब हुए, किसी में नहीं हुए। 72 मुल्कों में गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश की, रिजीम चेंज करने की कोशिश की। और फिर आप इससे, यानी वो तो 2016 की बात है, आप फिर ये देख लें कि जो डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन, उन्होंने कहा था, उन्होंने बड़ी एक कैजुअल अंदाज में उन्होंने कहा कि जी वो तो हम तो ये करते आ रहे हैं। तो क्यों हमें हैरत हो रही है कि जी वो ऐसा अमेरिका ने नहीं किया होगा? एक बात जो है कि हमारे मुल्क में हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो फोरम था उसमें 2 दफ़ा ये चीज़ आई और ये कहा गया कि जी जो लैंग्वेज यूज़ की गई साइफर में वो गैर पार्लिमानी थी, वो सफारती आदाब के ख़िलाफ़ थी और उस पर डिमाश भी किया गया। उस पर अमेरिका के सफ़ीर को बुला के एहतजाज भी सफारती सतह पे किया गया। और फिर यहाँ पे यहाँ पे बैठ के फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी वो तो साइफर तो था ही नहीं। तो जब साइफर नहीं था तो फिर किस बात का डिमांड किया आपने अमेरिका से कैसे ताल्लुकात खराब किए कि जी आपने उनका सफीर बुला लिया और उनको जो है वो प्रोटेस्ट किया। और अगर वो साइफर नहीं था तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो जो साइफर का केस कैसे चल रहा है, कैसे उनके खिलाफ जो है वो जो सीक्रेट लीक करने का जो है वो केस चल रहा है। तो बात ये कि ये अमेरिका करता रहा है। एक बात जो थी जिसका मेरे ख्याल में PTI की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से ये बात भी सामने आई थी, मेरे ख्याल में सदर को लेटर भी लिखा गया था कि जी इसकी तहकीकात करें। देखिए हम एक सॉवरन मुल्क हैं, जब हम ये कहें कि हम एक सॉवरन मुल्क हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, तो हमें अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज हुई है, अगेन मैं ये नहीं कहता कि जी इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं या कोई और झूठ कह रहा है, अगर कोई इस तरह की चीज है जिसके ऊपर सिंस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग 2 दफा हुई है और ये कहा गया, उसके बाद कहा गया था कि जी जो साइफर था उसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई थी वो ठीक नहीं थी और वो धमकी आमेज थी, तो फिर उसकी तहकीकात होती ना। यहाँ पे बैठ के हम क्यों इस चीज के ऊपर के जी डोनाल्ड लू ने कह दिया कि ये झूठ है तो वो झूठ है। ठीक है, डोनाल्ड लू जब उसको झूठा करार दे रहे थे तो उसी हॉल में बैठे लोगों ने उनको झूठा कहा। वो तो आप सुने ना, वो पूरी हेयरिंग सुने, मैंने जिक्र भी किया। तो बात ये है
तो बात यह है कि हम सिर्फ उनके कहने पे कि जी ये झूठ है, ये झूठ है, आप बैठ के इसकी तहकीकात कराएं। और यानी गवर्नमेंट के इस सारे प्रॉब्लम में इतने तजादात हैं, एक तरफ जी साइफर कुछ नहीं है, वो कागज का टुकड़ा था, वो झूठ था, दूसरी तरफ आप उठा के इमरान खान साहब को जी ठीक है नवीद साहब, क्योंकि आज टाइम कम है, को देखें वो ये नहीं कहा जाता, टाइम कम है, थोड़ा आपको पॉइंट की बात की जाती है। जी जी आपको पॉइंट आ गया। इलियास साहब क्विकली आपके ख्याल में ये क्या सिर्फ सियासी सफारती असरात होंगे? जी देखें, इसके जो असरात हैं, जो कल हुआ सबके सामने हुआ, पाकिस्तान के बारे में देख लें, दो सियासी जमातें ये आपस में खुशियां मना रहे हैं, उनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान की बदनामी हो या पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है किसी की बाहर से आके लोग मुदाखलत करें, हमारे अपने जो मसाइल हैं उनके अंदरूनी मामलात हैं उनके बाहर से आके ये मुदाखलत हो रही है। और ये भी है कि गवर्नमेंट जो चेंज होती है वो बाहर अमेरिका के से, ये तो साफ अब क्लियर हो गया इनके लिए, सबको पता है, पहले भी पता था, लेकिन अब खामोश बैठे रहते हैं। ये इनको अपने सारे मसला अपनी अना के अपने इश्यूज़ के साथ है, पाकिस्तान के साथ किसी को सबसे जाहिर हुआ है कि किसी को कुछ नहीं है पाकिस्तान से, इनको अपने मसलों से है। दोनों पार्टियां वगलें बजा रही हैं कि जी हमारी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है। तो भाई तुम अपने मसले अपने मुल्क में बैठ के हल करने चाहिए, तुम जाके बाहर जाके नाच रहे हो, उन लोगों ऊपर देख रहे हो, अपनी बात पर यकीन नहीं, बाहर जाके कर रहे हो। जो अगर मुदाखलत हुई तो फिर उसके लिए जो लेटर लिखा उसके लिए फिर ठीक है, उसको साबित करो। अगर उन्होंने कहा झूठा है तो फिर ठीक है, उनके अपने अंदर से उसी हॉल में से आवाज़ें आई, जो चीज़ें हुई वो एक ये सारे सिलसिला है। ज़ाहिर है ये सिलसिला चलेगा, अब इसके असरात भी आएंगे, इसके फॉलोअप्स भी होंगे कि क्या होता है। इसी तरह तो है कि अगले जो है कि गवर्नमेंट के लिए एक टफ टाइम है कि गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है इस टाइम इलेक्शन जो हुए हैं उस पर जो एतराज़ात आ गए वो आलमी सतह पर आए हैं, लोकल सतह पर नहीं आए। ये इसके जो है जो मुहरकात हैं, इसके जो असरात ये किसी टाइम भी आ सकते हैं, क्योंकि अब ये बात तो हो गई कि इलेक्शन में जो किया गया, इंटरनेट बंद किया गया, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, ये इस तरह की जो बातें हैं, जो लोकल निचली सतह की जो बातें जो हैं वो भी डिस्कस की गई हैं। तो वो सारी चीज़ें जो ये आने लग जाएंगी कि इलेक्शन में जो धांधली हुई, जो भी हुआ, अब इसके तो देखें कि क्या इम्पैक्ट होते हैं पाकिस्तान पर। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ सब क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी से पाकिस्तान को आइंदा माह 1.1 अरब डॉलर्स की ये जो किस्त है वो मिलेगी। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे, जिसका मतलब है पाकिस्तान एक मुआहदे से निकलने के बाद नए कर्ज के लिए नई शराइत के साथ एक नए मुआहदे में दाखिल होगा। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और कहा कि हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि कर्ज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मईशत को पाँव पर खड़ा करके मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलानी है। कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्ज लें। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सबको साथ चलना होगा। आने वाले वक्त में हमें बहुत ही कड़वे फैसले करने होंगे। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर, आपके ख्याल में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कड़वे फैसले करने होंगे, क्या इसका सामना सिर्फ गरीब अवाम करेंगे या अशराफिया भी, और अवाम को इन फैसलों की क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है, यानी मजीद मुश्किल होगी ज़िंदगी आम आदमी की? जो ज़िंदगी है ही नहीं उसमें क्या, वो कहते हैं ना, इतनी मुश्किलें पड़ी कि आसान हो गई। हमारे लिए तो यह है कि वो बंदे बढ़ाओ ताकि छितर ज़्यादा लग जाएं, जल्दी जल्दी ड्यूटी पे चले जाएं, क्योंकि सुबह टैक्स, शाम टैक्स, रात टैक्स। हमारे पास तो है ही है ना वो, कि भाई इसके अलावा हमारे पास है क्या। सैलरीड क्लास को तो जकड़ा हुआ है, अब वो स्लैब और कम करने हैं तो उसके अंदर मजीद टैक्स आ जाएगा। जो बेचारा मजदूर है, मजदूरी मिले ना मिले, और वो जो 100 रुपये का मोबाइल चार्ज करता है, आप 40-50 रुपये उसमें भी टैक्स काट लेते हैं। जो बात अशराफिया की है, बड़ों की है, उनका तो एक है और वो तमाम जमातों में एक है, कोई उनके ऊपर पूछने वाला नहीं है। सब्सिडीज भी उनके लिए हैं, एक्सपोर्ट के रिबेट्स भी उनके लिए हैं। यहाँ पे हम और आप तो सिर्फ बहस के लिए, तकरीर के लिए हैं, वो रिबेट भी डॉलर में लेते हैं और पैसे भी डॉलर में बचाते हैं, और हमें और आपको सबको कायदे आज़म के रुपए पे रखा हुआ है। मतलब अलमिया हो गया ना कि जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं उस रुपए की वैल्यू दिन ब दिन गिरती है। कोई मैकेनिज्म है नहीं कि अब वो कह रहे हैं ताजरों पे हम लगाएंगे, हम देखेंगे कि किस किस हाई कोर्ट से ताजरों पे टैक्स लगते ही स्टे आता है, क्योंकि वहां पे हमारी अदालतें भी, जहां चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम निकालेंगे इन चीजों को, वहां सबसे पहले उन्हीं ताजरों का, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्टों का स्टे बन जाता है और आम आदमी के ऊपर तो ज़ाहिर है फौरन इंप्लीमेंट हो जाता है। अब इशू यही है कि शहबाज शरीफ साहब
जो मर्जी कर्जे लाएं आप, आम आदमी को रोजगार दें, जो फैसिलिटेशन काउंसिल की बातें हो रही हैं कि इन्वेस्टमेंट आनी है तो लाएं, ताकि इसका मुकाबला किया जा सके। रोजगार के बगैर तो महंगाई नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट तो बढ़ने में भी, अब आज इन्वेस्टमेंट आएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना। इंपोर्ट तो आप कम कर सकते हैं, पुरतायुश अशिया को खत्म कर सकते हैं कि ना मंगाएं, हमें सबको फंसना पड़ेगा इस मामले पे, लेकिन बड़ों के ऊपर कोई नहीं जा रहा। जी आया साहब, वो IMF से मुआहदे पे ना मुझे मुनीर नियाजी का शेर याद आ गया कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा हमारी हालत लिटरली वो होगी। 1 अरब की सब्सिडी का आटा दे दिया हमें पंजाब हुकूमत ने, अब सैकड़ों अरब उसके बदले में हमें देने पड़ेंगे। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। GST मतलब वो आज बड़ा मैं दिलचस्प पढ़ रहा था किसी को कि यार वो जनरल सेल्स टैक्स खरीदने वाला क्यों दे भाई, वो तो जो मैन्युफैक्चरर जो बेच रहा है ना उसको देना चाहिए ना टैक्स। मतलब मुझ पे वो टैक्स क्यों लागू हो जाता है? अच्छा, जितना टैक्स पड़ता है उसको कतन कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सारा वो एंड यूजर पे आएगी जी, वो जिसने खरीदी नहीं ये चीज वो भुगते। तो मतलब ये सिस्टम बहरहाल वो अगर समझते, अच्छा कहते वो यही है कि जिन लोगों पे बोझ पड़ना चाहिए उन्हीं पे डालेंगे, और वो एट द एंड ऑफ द डे वो जब नजर पड़ती है ना उनकी, वो सिर्फ हमारे ऊपर पड़ती है। कहते हैं हाँ यही वो लोग हैं। आपको पता है ना, घर में कोई बच्चा काम कर रहा हो ना ज्यादा, सारे उसे काम कह रहे होते हैं, दूसरे को काम ही कोई नहीं कहता। तो हम वो बच्चे हैं घर के कि जिन पे सारा बोझ डाला जा सकता है, और अल्लाह के फजल से ये बेफिक्र होकर डालते जाए। सही है जी। नवीद साहब, अच्छा दुआ, वो कड़वे फैसलों की बात तो की जा रही है, बेटर डिसीजंस की बात की जा रही है, लेकिन वो कड़वे फैसले सिर्फ अवाम के लिए रखे हैं। कड़वे फैसले उन्होंने तबका अशराफिया के लिए, अपने रूलिंग एलीट के लिए नहीं रखे हुए। आप देखें पाकिस्तान का मसला बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल में जितने कड़वे फैसले बार बार अवाम से करवाए जा रहे हैं और अवाम से कहा जा रहा है कि जी कुर्बानियां दें, आपको पता है कि पाकिस्तान में रूलिंग एलीट जो है, जिसमें आपके जागीरदार, सरमायादार, कारखानादार और आपके सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, हर साल 2 से 2.5 हजार अरब रुपए, यानी 2 से 2.5 खरब रुपए जो है ये मराहत में खा जाते हैं। आपके पाकिस्तान का टोटल बजट, ये जो गुजरा बजट है वो 14 अरब रुपए से ऊपर है। आपका टोटल डिफेंस का बजट जो है वो दो खरब के बराबर नहीं है। जी जी। और ये इतनी मराहत जो है, ये खुद अपनी मराहत हम कह रहे हैं सारी ना सरेंडर करें, सारी मराहत ना सरेंडर करें, कम से कम आप इसका 50% ही कर दें, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क की जो है ना वो तकदीर बदल दी जाएगी। अच्छा बात वही है, वो मराहत कैसे। टाइम बहुत कम है, माजरत नवीद साहब, माजरत क्योंकि आज ना थोड़ा वक्त कम है, हमें एक और पार्ट भी करना है स्पेशल, तो इसीलिए हाफिज साहब आप क्विकली कमेंट कर दें, कब तक गरीब अवाम पिसेगी, फिर मैं इलियास साहब का भी क्विकली कमेंट ले लूंगी। जी। जब तक गरीब अवाम खुद अपना ख्याल नहीं रखेगी, गरीब अवाम को खुद भी सोचना चाहिए। और बाकी जहाँ तक इशराफिया की बात है या हुकूमतों की बात है, अभी आज आया कि वफाकी वज़रा तनख्वाहें नहीं लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वक्त गर्मी में है, आप किसी भी सरकारी इमारत में चली जाएं जो मुकम्मल एयर कंडीशन हो, तो वहाँ कोई एक एयर कंडीशन भी बंद नहीं होता। ऐसे ही है जी, वो कौन बंद करवाएगा? लेकिन भाई वो तनख्वाह नहीं ले रहे ना, ये भी बहुत बड़ी वो है जी। इलियास साहब तनख्वाह नहीं ले रहे, मुराद तो सारी ले रहे हैं, पेट्रोल उनको फ्री मिल रहा है, एयर की टिकट्स मिल रही हैं, सब चीजें मिलती हैं। ये पिसता आवाम पिसती है, टैक्स इस पर लगता है। ये सुबह उठते हैं तो टैक्स देते हैं, तनख्वाह में से टैक्स अलग करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे और हम बात करें बलूचिस्तान में जो बलोच नौजवान कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, उन्हें वेलकम किया जा रहा है, और साथ ही भारत की रियासत दहशतगर्दी की अमेरिका ने तस्दीक किया, इस पर कॉमेंट लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, विफाक और बलूचिस्तान हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की और नौजवानों के इस अमल में शमूलियत के लिए एक पेज पर आ चुके हैं। कोयटा में बलूचिस्तान यूथ स्टेट हार्मनी समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि गुमराही का रास्ता छोड़कर कौमी धारे में आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। तशद्दुद की हौसला शिकनी और नौजवानों को तरक्की की राह पर गामजद करने की हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही उन्होंने नौजवानों से एक अपील भी की है कि नौजवान रिसर्च को फ़रोग़ दें, सोशल मीडिया की मालूमात पर इन्हिसार करने और आगे फैलाने की बजाय उसकी तस्दीक करें। इस मौके पर कौमी धारे में शामिल होने वाले सरफराज बंगलज़ई भी मौजूद थे, जो ये कहते हैं कि कौमी धारे में शामिल होने के बाद अच्छा सलूक किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीका
के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी तस्दीक कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कमेटी को उन्होंने ये बताया है कि अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार मुलविस थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अमरीका के लिए इंतहाई संगीन मामला है जिसे अमरीका ने मोदी सरकार के साथ भी उठाया। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात कर हमारे साथ इस पार्ट में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये कितना हौसला अफजा है कि सरफराज बंगलजई जैसे रहनुमा रियासत के रिट को मान रहे हैं और रियासत के बाजू बन रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कौमी धारे में शामिल होने के बाद उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मस्बत रवैये से मजीद अफराद कौमी धारे में शामिल होंगे? दुआ, ये एक बहुत ही मस्बत कदम है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने यूथ को एड्रेस किया है और जाहिर है कि वहाँ पर जो आप देखें कि यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गुमराही की जा रही है, सोशल मीडिया पे वो बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनको समझ आती है, फिर इस वक्त उन्होंने एड्रेस जो किया है, ख़ास तौर पर सरफराज बंगलजई जो बहुत बड़ी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे लेकिन वो मेन धारे में आए और आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से आज बात की है कि मैं ये बल्कि आई वुड से कि ये रियासत के बाजू बन गए हैं और ये लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने ज्वाइन किया और अब देखें कि मेरे से कितना अच्छा सलूक हुआ है और वो खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सारे मेन धारे में आएँ और आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ख़ास तौर पे सरफराज बुख्ती ने जो बात की है वो बहुत सही है, अच्छी बात है। और साथ इसके लिए उन्होंने जो बात की है वो ये कि आप ज़्यादा आएँ और उसके लिए हुकूमत को बहुत ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ात देने चाहिए, उनके लिए राह खोलनी चाहिए। जिस तरीके से आप हम ये कह सकते हैं कि उनको कहीं अगर आप मेन धारे में आते हैं आपको आम माफ़ी कर दी जाएगी, पहाड़ों से उतर के आ जाएं, उनको इंसेंटिव जॉब्स की दी जाएं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाए। वहाँ पर ज़्यादा लोग जो गरीब लोग हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि या उनको एनिमल्स दिए जाएं जो अपना रोज़गार चला सकें, या उनको या अगर ज़मीन है तो वहाँ पर ट्यूबवेल लगा के दिए ताकि लोगों को जॉब मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फिर वो मेन इन जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी होती हैं इनके गुमराही में नहीं आते हैं, वो इनको पे रोल पर रख लेते हैं क्योंकि उनको जॉब पैसे चाहिए। बहन माँ बाप के बूढ़े हैं, बहन की शादी है, छोटे भाई को अपने तालीम करनी है, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो अट्रैक्शन इनमें आ जाती है। तो अगर हुकूमत उनको ऐसे इंसेंटिव देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गवादर पोर्ट में मैक्सिमम जॉब जो हमारे बलोच बच्चों को देनी चाहिए, वहाँ पर उनको रोजगार दें और उसके बाद और ये इकोनॉमिक फ्री जोन जो बन रहे हैं बलूचिस्तान में वहाँ पर दें, एयरपोर्ट बन रहे हैं। जहाँ जहाँ बलूचिस्तान में तरक्की है वो सारा एरिया जो है इन बच्चों को देना चाहिए, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनकी तालीम का बंदोबस्त होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि वो दूसरी तरफ देख ही ना सके। ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हमें समझना चाहिए और बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में आके करने चाहिए बजाय इसके कि इस्लामाबाद में फैसले हों। प्राइम मिनिस्टर को, इनकी टीम को बलूचिस्तान में जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से मशवरा करके वहाँ फैसले करेंगे तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही बेहतर होगा। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। जी, आप कह रहे हैं, एक तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की कि बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में और वो जो नौजवान हैं उनको जो क्या इकदामात जो हैं वो बड़े ज़रूरी इकदामात हैं जिनके ज़रिए वो मज़ीद अफराद कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं, वो भी आपने तफसील से बता दिए कि रोज़गार उनको मुहैया किया जाए, हौसला अफजाई उनकी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अगर आप अच्छा माहौल फराहम करेंगे तो डेफिनेट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। बल्कि साहब, ये वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब ये कह रहे हैं कि नाराज लोगों को मनाने वो खुद जाएंगे, कितना मुस्बत रवैया आप उनका देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली वहां का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर देखते हुए बलूचिस्तान का और ये नाराज लोगों का ये इसमें कामयाब हो पाएंगे? वो आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगर चीफ मिनिस्टर की ये सोच है, ये अगर वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर है कि पहले मुज़ाकरात होंगे, जब लोग तैयार होंगे आने के लिए तो फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात करेंगे, उनको ला के उनसे हथियार सरेंडर करें और उनके हाथ में हुनर दें या तालीम दें या उनको जॉब दें ताकि वो एक साइड पे चले जाए। लेकिन जब भी इस तरह के बच्चे जब रोजगार मिल जाता है तो माँ बाप ये करते हैं कि उनकी शादी कर देते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक मेन लाइन में चले, वो अपनी एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और वो दूसरे गलत रास्ते छोड़ देते हैं। इसलिए ये बहुत हमें इनकरेज करना चाहिए, बल्कि इसको प्राइम मिनिस्टर को एक्नॉलेज करना चाहिए डेफिनेटली। बल्कि सर मैं क्विकली चाह रही थी, आप इस पे भी कमेंट कर रहे हैं। आप जानते हैं कल जनूबी एशिया के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमेरिका के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक की। एक तो कमेंट कर दें कि इस रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक के बावजूद कोई सख्त कदम भारत के खिलाफ उस तरह से उठाता हुआ नजर नहीं आता अमेरिका या कोई भी दूसरा मुल्क, तो इसकी क्या वजह है ब्रिगेडियर साहब? दुआ देखें, किसको नहीं पता, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, सबको पता है कि इंडिया कितना बड़ा रियासती दहशतगर्दी कर रहा है अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर,
और उसके बाद वो अब आपके सामने यूएस से मतलब सिख जो लोगों को मारना शुरू कर दिया है। दे हैव अ कॉन्क्रीट प्रूफ। कनाडा में भी उन्होंने ये से पहले किया है, लेकिन मजबूरी ये है कि अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को इंडिया की जरूरत है। एक बहुत बड़ा मुल्क है, साउथ चाइना सी के लिए उनको जरूरत है, 2+2 जिन्होंने ग्रुप बनाया है वो उसके लिए उनको जरूरत है, फिर बहुत बड़ी तजारती मंडी है, फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ उसको प्रॉक्सी यूज करते हैं, पाकिस्तान को सीपैक नहीं बनाने देना चाहते, उधर इन चाइना के लिए प्रॉब्लम करते हैं, आपके सामने जो वहां पर बॉर्डर की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उनके इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो नजर दूसरी तरफ कर लेते हैं। और अगर पाकिस्तान मुल्क जैसे छोटे मुल्क की बात करें तो उसको कितना उछाला जाता है। हम अपने मुल्क में दहशतगर्दों को सजाए मौत नहीं दे सकते, यहाँ तक से ये इंटरनेशनल एमनेस्टी जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सारी आ जाती हैं, लेकिन ये अब ड्यूल स्टैंडर्ड्स खत्म होने चाहिए। अगर ये खत्म होंगे तो लोग यूनाइटेड नेशन की तरफ भी देखेंगे। लोगों ने देखना शुरू कर बंद कर दिया क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, उनको 4-5 जो बड़ी ताकतें उनका कंट्रोल, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। आपके सामने पैलेस्टाइन में देख लें क्या हो रहा है, हर जगह पर देखें तो वहाँ दुनिया में कत्लो गारत हो रहा है उस मुल्क पैलेस्टाइन में, किसी को फिक्र नहीं, इसलिए कि उनके अपने इंटरेस्ट हो चुके हैं। और इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनको उनसे बहुत तजारती फायदे भी होते हैं। फिर उसके बाद साउथ चाइना सी की बात है, इसलिए सब चीज़ें देखते हुए ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, आप एमनेस्टी की बात करते हैं, आप यूनाइटेड नेशन में इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अमली मुजाहरा नहीं करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही, जो कुछ हो रहा है, क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन होने के बावजूद अमली तौर पर उसका मुजाहरा हमें नजर नहीं आता। और खासतौर पर अनफॉर्चुनेटली भारत के हवाले से पाकिस्तान ने भी बड़े डोजियर दिए हैं, अमेरिका ने भी इस तशवीश का इजहार किया। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इस पर अमल होता हुआ कब नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।